Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. सर पिछली क्लास में टेस्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करना भूल गए थे, तो आज की क्लास में कर लें। टेस्ट के क्वेश्चंस निकलेंगे कैसे? आपको बोलना पड़ेगा या टर्निंग पॉइंट के ऐप पे है हमारे, जहाँ पे हमने किए वो एनालिसिस में है। अभी आप मुझे कैसे दिखाओगे? सर फोटो व्हाट्सएप कर देंगे स्क्रीनशॉट खींच के। हाँ, व्हाट्सएप नहीं वो करना तो फिर टेलीग्राम ही यूज करेंगे अपन। अभी है ना हाँ, पहले तो मैं इस टॉपिक को पूरा कर दूं। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सर आपने वर्कशीट भी दी थी एक। यस सर, हाँ याद है मुझे, पिछली बार हमने डिस्कस नहीं की थी उसे। आधी कर ली ना, आधी तो हो गई शायद वो, है ना? हाँ 11 क्वेश्चन तक हो गए इसमें, है ना? नहीं सर, आधी नहीं सर, पूरी डिस्कस हमने सर लास्ट टाइम हमने आधी नहीं की थी। सर लास्ट टाइम फिर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाने लगे थे ना। ओके यस सर, फिर हमने आपके क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो सब कुछ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस बाइनोमियल थ्योरम नाम के एक टॉपिक को कवर और कर लूं। बेसिकली आप टॉपिक के नाम पर नहीं जाएं, आप तो ये देखें काम क्या है। बच्चों मैं आपसे पूछता हूँ 1.01 होल स्क्वायर कितना आएगा? बताइए। सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मैं नेटवर्क चेक कर लेता हूँ बेटा एक बार। वैसे तो ठीक है नेटवर्क। 1.0201 हो सकता है आपके एंड पर हो, आपके एंड पर हो। हाँ, आप बाकी लोगों को ठीक आ रही है क्या? यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। कोई प्रॉब्लम होगी तो 1.01 का होल स्क्वायर बताइए कितना आता है? 1.0201 1.0201। 0201। ओके, मल्टीप्लाई किया होगा, सिंपल है ना? यस सर। लेकिन अगर मैं 1.01 का पावर 10 दे दूं तो क्या करोगे? मतलब फंस गए ना? तो बच्चा एक मेथड होता है जो अपनी फिजिक्स की कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा काम आता है, वो मेथड मैं आपको बता दूं। वैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन काफी डिटेल होता है, 11th क्लास का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक फार्मूला बताऊंगा। बेटा 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस, ऐसे करते करते टोटल स्टेप्स n प्लस 1 स्टेप्स आते हैं। जैसे आप जानते हैं अगर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे तो उसमें 3 स्टेप आएंगे ना, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अगर 1 प्लस एक्स का होल क्यूब लिखेंगे तो 3 स्टेप्स आते हैं। तो अगर पावर n है ना तो यहाँ पर n स्टेप्स आएंगे, और मैं आगे वाले स्टेप्स लिख नहीं रहा। क्यों नहीं लिख रहा? वो इसलिए बच्चों, अगर x 1 से बहुत छोटा हो, अगर if x is much less than 1, then we can ignore these higher terms. हम x स्क्वायर, बेटा x अगर 1 से बहुत छोटा है तो सोचो x स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। इसके बाद अगला स्टेप x क्यूब आएगा, वो और भी छोटा होगा। तो आगे के सारे स्टेप्स बहुत छोटे हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। इसलिए हम 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n को
ओनली 1 प्लस एन एक्स लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और आगे आने वाले सारे स्टेप्स को हमने इग्नोर कर दिया। लेकिन बेटा कंडीशन मत भूलना बस, ठीक है? कंडीशन मत भूलना। कंडीशन क्या है? ये आप तभी यूज कर सकते हैं जब x 1 से बहुत स्मॉल हो। अब मैं आपको बताता हूं ये मैंने क्यों पढ़ाया। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा 1.01 रेज़ टू द पावर 10 बताइए, तो बेटा आप इसे ऐसे लिख दो 1 प्लस 0.01। ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? एक मिनट बेटा होल्ड करो। हाँ बेटा, तो अंदर जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है वो 1 प्लस 0.01 हम लिख सकते हैं और इसकी पावर 10 हो जाएगी। अब पहले मुझे बताओ ये वाली कंडीशन मैच कर रही है या नहीं कर रही? सर कर रही है। कर रही है, क्योंकि हम इसे x मान सकते हैं, इससे x और इसे n मान सकते हैं। तो गौर से देखो, अगर ये x है तो ये 1 से तो काफी छोटा है ना, तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसे? हम लिखेंगे बेटा 1 प्लस एन एक्स। एन कितना है? 10 और x कितना है? 0.01। तो ये आ गया 1 प्लस 10 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 आएगा, आंसर 1.1 आएगा। बच्चों मैं ये मानता हूं अगर आप एक्चुअल में 1.01 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने जो लिखा है वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, बट इसके क्लोज आएगा, बहुत क्लोज आएगा। 1.01 रेज़ टू द पावर 10 मैंने कैलकुलेटर से किया तो कैलकुलेटर बोल रहा है ये आएगा 1.10462212541112। ये कैलकुलेटर ने बोला है। तो बेटा इस क्वांटिटी में अगर हम आगे की ये वाले टर्म्स को इग्नोर कर दे तो 1.1 तो आ ही रहा है ना, और वही रिजल्ट हमारा यहाँ आ गया। तो बच्चों ये मेथड आपको तभी यूज करना है जब आप उस वैल्यू को इस फॉर्म में लिख पाए। अगर इस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे तो फिर ये यूज नहीं होगा। ऐसा मत कर देना गड़बड़। क्या कुछ बच्चे हमारे हीरो होते हैं जैसे मैंने पूछा कि भैया 3 रेज़ टू द पावर 10 बताओ, तो बच्चों ने कर दिया सर 3 को लिख देते हैं 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 10 कर देते हैं। ये 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n बन गया, इसमें लगा दो 1 प्लस एन एक्स, तो 10 टू द 20 और प्लस 1 21 आ गया। अरे भैया 3 रेज़ टू द पावर 10 21 थोड़ी ना होता है। तो बच्चों यहाँ पर इसे यूज नहीं करना, प्लीज ये ध्यान रखें। यहाँ पर इसे यूज नहीं करना क्योंकि यहाँ पर x 1 से बहुत छोटा नहीं है। ऊपर यूज कर लो। तो अभी एक बार आप इसे कॉपी तो करो, मैं अभी और एप्लीकेशन देता हूँ इसके, ये बहुत काम आने वाला है अपने फिजिक्स में। सर कॉपी हो गया। यस सर डन। साथ साथ कर रहे हो सर हो गया सर। यस सर। बच्चा अगर मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज हमें 2.02 रेज़ टू द पावर 20 निकालना है, तो काम कैसे करेंगे? सोचिए, आपके पास कोई आइडिया है तो बताइए, वरना मैं तो बताऊंगा ही। 1.02 होता तो उसे 1.02 होता, सर 2 प्लस 0.02 लेकिन 2 प्लस 0.2 करोगे तो ये फार्मूला तो नहीं बनेगा ना फिर हमारा। हमें तो 1 प्लस एक्स में 1 इधर 1 होना जरूरी है, कंपलसरी है बेटा, तभी ये आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सर इसमें हम, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर वो वाला फॉर्मूला हम लोग नहीं कर सकते सर। हाँ तो इसका एक मेथड है, वो सुन लो। इसमें आप क्या करो, 2 को कॉमन लो पहले,
मैं इसे ऐसे तो लिख सकता हूं ना, 2 इंटू 1.01 रेस टू द पावर 20, फिर इसे 2 रेस टू द पावर 20 अलग कर देता हूं और 1.01 रेस टू द पावर 20 अलग कर देता हूं। अब ये मैं मानता हूं मैं 2 रेस टू द पावर 20 को कैलकुलेट नहीं कर सकता, लेकिन 1.01 रेस टू द पावर 20 को कर सकता हूं। अब इसे 1 प्लस 0.01 रेस टू द पावर 20 लिख दो और अलग से सॉल्व कर लो। ये आ गया 1 प्लस एन एक्स, एन कितना है 20, 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2 रेस टू द पावर 20 इंटू अंदर ब्रैकेट में बचा 1.2, 1.2 बचा ना, तो बच्चों ये आ गया 1.2 इंटू 10 टू द पावर 20 बस। तो 2 रेस टू द पावर 20 अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन डेसिमल वाला फिगर हमने अलग कर दिया, इससे ये फायदा मिल गया हमें। यस सर। बच्चों वैसे है ना, बहुत सारी चीजें तो आप ही को खुद को भी करनी पड़ेगी अपने आप, जो हमने नहीं बताया तो वो आपको आपका एप्टीट्यूड कैलकुलेशन में यूज करना पड़ेगा कि हम कहीं फंस जाएं तो किस तरह से बाहर निकलते हैं कैलकुलेशन में। सर हो गया सर। हाँ डन सर। देखो मैं चलो। आपको रियल में बताता हूँ कि ये कैलकुलेशन हमारे कहाँ काम आएगा। बच्चों 11th क्लास का एक बहुत आगे का चैप्टर है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। उसका एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और बताता हूँ उसको, इस बाइनोमियल को वास्तव में कैसे यूज करते हैं हम फिजिक्स में। बेटा आपने सुना होगा अगर हम अर्थ से ऊपर जाएं तो ग्रेविटी डिक्रीज होने लगती है, सुना है आपने या आप मानते Yes, हो sir. यूनिफॉर्म ग्रेविटी होती है हर जगह? नहीं सर, ग्रेविटी डिक्रीज हो जाती है। यस। Sir, जैसे degree, जैसे yes. जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाएंगे वैसे वैसे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा और उसकी वजह से ग्रेविटी डिक्रीज होगी। कौन महानुभाव क्लास से बाहर चला गया? प्रियंका, मेधा, अविका। चलो तो बच्चा, जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाएंगे वैसे वैसे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा और ग्रेविटी भी कम होती जाएगी। तो ग्रेविटी का एक फॉर्मूला होता है एच हाइट का, वो लिख रहा हूं। ग्रेविटी का फार्मूला होता है G0 R स्क्वायर या R अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। अभी आप ये चक्कर में मत पड़ो ये फार्मूला कहां से आया, वो आपका काम नहीं है। बच्चों G0 9.8 है, दिस इज द ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, और H जो है दिस इज हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। H क्या है? हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। और R क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। कोई वैल्यू बताएगा रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है किलोमीटर्स में? सर 64,000 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। बेटा एक जीरो आपका ज्यादा लग गया। 6400 किलोमीटर, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन क्या है वो सुनो बच्चा। अगर मैं अर्थ से 64 किलोमीटर ऊपर चला जाऊं, 64 किलोमीटर काफी ज्यादा होता है, इतनी हाइट तक तो एरोप्लेन भी नहीं उड़ते। तो अगर मैं 64 किलोमीटर हाइट तक चला जाऊं तो उस पोजीशन पर ग्रेविटी कितनी आएगी आपको ये बताना है।
तो बच्चों मैं यूज करना सिखाऊं या एक ट्राई आप करेंगे? हम सर कर यहाँ लेंगे पर try। हाँ एक सर ट्राई यहाँ कर पर लो, जी नॉट 10 लेंगे या 9.8 लेंगे सर? वो भी लिख देता हूं मैं 9.8, या आप है ना जी नोट की टर्म्स में मुझे बता दीजिए इतना जी नोट होगा, है ना, जी नोट बाई 2 होगा या जी नोट बाई 4 होगा, उसकी टर्म्स में बता दो, ऐसे बता दो। सर निकल गया। सर G इज इक्वल टू 0.9 G नॉट। नहीं, हाँ 0.9 जी नोट, ओके, बाकी लोग बताएंगे। सर मेरा तो 100/101 का होल स्क्वायर जीरो। हाँ तो उसी को तो सॉल्व करना है बाइनोमियल से, वही तो सिखाना है मुझे। देखो मैं बताता हूं बेटा, पहले फार्मूला लगाएंगे, G इज इक्वल टू जी नोट R को लिख दो 6400, सर आपकी वॉइस सुनाई नहीं देती। बेटा वो नेटवर्क इशू हो गया था, 1 मिनट और रुको, ये मैं 2 बार मुझे लोग वो दिखा रहा है 2 एंट्री दिखा रहा है मेरी, एक अपने आप जाएगा, मैं फिर स्टार्ट करूंगा, फिर स्क्रीन शेयर भी करूंगा। हम्म, हाँ बेटा स्क्रीन दिख रहा है ना आप? यस सर। तो कहाँ Yes, से sir. मेरी आवाज चली गई थी? सर आपने बस इतना बोला था कि ये 6400 अपॉन 6400 में तो 64 का इसमें होल। से है ना 64 नुमिनेटर डिनोमिनेटर में कॉमन ले लिया और 64 कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो 100 बचा, नीचे 100 प्लस 1 101 बचा। ओके, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखो। अब बच्चों ये काम आपको बहुत जगह करना होगा जो मैं कर रहा हूं, मैं इसे 101 अपॉन 100 रेज़ टू द पावर -2 लिख देता हूं। ये पता लगा क्या हुआ? फिर सर आपने इन्वर्स लिया। यस सर। Yes, है sir. ना, हाँ, x रेज़ टू द पावर n जो होता है वो 1 अपॉन x रेज़ टू द पावर -n भी होता है, वो किया मैंने। अब अंदर जो ब्रैकेट है ना बेटा, वो 101 अपॉन 100 है, 1.01 है।
अब हम 1.01 को 1 प्लस 0.01 रेस्ट टू द पावर माइनस n रेस्ट टू द पावर -2 कर देते हैं और इसमें बाइनोमियल लगा देते हैं। बाइनोमियल कैसे लगता है? ये 1 प्लस x रेस्ट टू द पावर n है, तो n कितना है? -2। तो -2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.01 से, है ना, -2 इंटू 0.01, तो बच्चा ये आएगा g0, अंदर आएगा 1 माइनस 0.02, 1 माइनस 0.02 0.98 होता है इंटू g0, ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों अभी आपको क्या समझाने के लिए मुझे स्टेप्स ज्यादा लिखने पड़ रहे हैं, वरना ये 1 या 2 लाइन का है मैक्सिमम, ज्यादा बड़ा नहीं है। वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं थोड़ा लॉन्ग लिख रहा हूँ, वरना सीधे सीधे पता लग जाता है कि वहीं पर 6400 अपॉन वो आ रहा है, तो 1.01 रेज़ टू द पावर -2 करना है, वो प्रैक्टिस हो जाएगी। बच्चों अगर मैं बाइनोमियल नहीं लगाता तो आप भी जानते हैं इसे सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल तो होता। आल्दो यहाँ तो होल स्क्वायर है ना, पावर ज्यादा नहीं है, तो शायद आप फिर भी सॉल्व कर लेते, 100 और 100 अपॉन 101 को फिर भी सॉल्व कर लेते। लेकिन अगर वैल्यू कोई गंदी होती ना तो बेटा प्रॉब्लम आती, या पावर ज्यादा होता तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हम आगे क्वेश्चन कैलकुलेशन में इन चीजों की हेल्प लेने वाले हैं। तो आप एक बार इसे कॉपी कर लो। थोड़ा लंबा तो हो गया, मुझे भी लग रहा है इतना लंबा होना नहीं चाहिए, पर आपको एक्सप्लेन करने के चक्कर में स्टेप्स ज्यादा हो गए। सर नोट हो गया। सर एक बार थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। सर हो गई समझ। हाँ बच्चा। हो गया ना बच्चा सबका? यस सर। यस सर। चलिए अब आगे तो फिर बेटा जब यूज करने की बारी आएगी मैं आपको तब रिकॉल करूंगा इन चीजों को। तो अभी तो हम स्टॉप करते हैं बेटा। और अगर अभी भी मैथमेटिकल टूल में कुछ छूट गया होगा, क्योंकि यार मैथमेटिक्स तो बहुत बड़ा है ना बेटा, तो अभी भी कुछ छूट गया होगा ना, तो हम तभी उसको डिस्कस करेंगे जब हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल तो मैं मैथमेटिकल टूल को एंड कर रहा हूं। अब दो Yes, sir. काम बाकी है। हाँ, एक तो असाइनमेंट बाकी है, दूसरा टेस्ट का डिस्कशन बाकी है, और करने दोनों हैं। तो टेस्ट के डिस्कशन में तो बच्चा शायद आपको इमेजेस भेजनी पड़ेगी मुझे। यस सर। यस सर। और असाइनमेंट तो मेरे पास है। इमेज भेजनी है क्या? जो डाउट है ऐसा करो ग्रुप पर भेजो, नर्चर वाले ग्रुप पर, ताकि सभी बच्चे का कॉमन डाउट एक साथ देख लेंगे, है ना। सर ओके अभी सर, भी एक बार ट्राई करता हूँ स्क्रीनशॉट को। हाँ भेज दो। सर अब मैं शायद अभी इमेज नहीं ले पाऊंगी क्योंकि ऐप में वो सिर्फ मीट चल रही है ना, तो इसके अलावा और कुछ और कर नहीं रहा ऐप में। मैं जैसे ही ऐप खोलती हूँ तो इसी गूगल हाँ। मीट में ले जाता है, सॉरी जूम मीट। तो मैं तो दूसरे फोन से खींच के भेज रही हूँ। एक काम करो, ये ऋत्विक भेज देगा, आप नंबर बोल दो, ऐसा कर लो, है ना। यस सर।
अगर याद हो तो। और अगर आप इस समय ओपन नहीं कर पा रहे, वैसे है ना, जो लोग मोबाइल से लगातार क्लास देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, जल्दी से लैपटॉप का अरेंजमेंट कर लो, है ना, वरना फिर डांट खाओगे। अपने अपने घर पर सब लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप का अरेंजमेंट करो। चलो, ये मोबाइल पर पढ़ाई नहीं होती, यूट्यूब देख सकते हैं बस यहाँ पर, और टेस्ट तो बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। तो अभी ऐसा करो आप लोग, है ना, नंबर बता दो, नंबर शायद याद हो, मैं उम्मीद करता हूँ। और ऋत्विक हमें इमेज भेज देगा। बोलो नंबर, बोलो नंबर। कितने क्वेश्चन थे? 25। ऋत्विक? मुझे नहीं पता कौन बोला था, जो बोला था वो ऋत्विक ही था, मुझे तो ऐसा लग रहा है। पहले बोला था ना, मैं दूसरे फोन से इमेज भेज देता हूँ। कौन सा ऋत्विक? वो मैं था। ये मैं क्या होता है? कौन सा ऋत्विक? हमें क्या पता मैं क्या होता है? पूरा नाम बोलो। गोयल। 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 गोयल साहब है आप? ओके, तो गोयल साहब आप जिम्मेदारी ले रहे हैं फिर सेंड करने की इमेज? सर मैं भेज दूंगा। तो चलो इन बच्चों को नंबर बोलने दो, फिर आप मुझे इमेज सेंड कर देना। बोलो बच्चा, नंबर बोलो। 1 से शुरू हो जाओ। 1 पूछना है क्या? ये लो, सर भाग गए। असाइनमेंट या टेस्ट सर? टेस्ट असाइनमेंट तो है बेटा, असाइनमेंट तो मैं ओपन कर लूंगा। अभी मैं टेस्ट ओपन नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो टेस्ट है ना, आप लोगों के पास आता है ना, यूजर एंड पर आता है, मुझे अभी बहुत ढूंढना पड़ेगा। मिल तो जाएगा खैर। सर हाँ बेटा। सर मैंने टेस्ट नहीं दिया था, आपके पास पीडीएफ या असाइनमेंट उसके फॉर्म में है? नहीं है, टेस्ट का नहीं होगा बेटा। टेस्ट का मैं देखूंगा। अगर टेस्ट का पीडीएफ तो निकलने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि अगर टेस्ट पेपर के पीडीएफ निकल गए तो हमारा क्वेश्चन बैंक पूरा आउट हो जाएगा। ये क्या, आज का सिक्योरिटी बहुत होती है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन उस ऐप में, तो वो देखेंगे। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो शायद इस बार हो सकता है आपको क्वेश्चन ना दिखाए, लेकिन जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है ना उनको दिखाएगा वो। तो अभी तो मैं ना क्वेश्चन की इमेज जैसे आ रही है ना, तो उसमें आप क्वेश्चन रीड कर लेना। मैं ग्रुप पर ही तो भेज रहा हूँ सर। अब, है ना। ऐसे तो यार काम नहीं बनेगा, आप तो बड़े स्लो हो। अरे फटाफट नंबर सर बोलो। मैंने अब चेक किया सर, ये मोबाइल में सर पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, सिर्फ आधा क्वेश्चन एक बार में दिख रहा है। अभी टेस्ट पेपर का डिस्कशन छोड़ो, असाइनमेंट ओपन करो। मैं देखता हूँ टेस्ट पेपर के डिस्कशन का कोई तरीका निकालूंगा मैं, ठीक है? सर सर भेजा तो है तूने? सर हाँ बेटा। सर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है सर? नहीं बेटा, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं बोलते, उसे यूनिवर्सल ही बोलते हैं। और न्यूटन मैंने पहली बार ही सुना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इसी को किसी ने बोल दिया होगा जोश जोश में, क्योंकि न्यूटन्स लॉ है ना, इसलिए। और सर टेस्ट में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायमेंशंस भी बेटा आए थे। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो शायद अपने असाइनमेंट में भी एक जगह आया था, तो मैं आपको बता दूं, ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, 1 मिनट, ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ये होता है K अपॉन आर ए, नहीं, K इज इक्वल टू R अपॉन एन ए। यहाँ पर R गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये एवोगैड्रो नंबर है। अब बताओ, मैंने गैस कांस्टेंट के बारे में भी आपको बताया या नहीं बताया पहले, या वो भी बताऊं? सर गैस कांस्टेंट तो बताया है सर, 1 मिनट में चेक कर लेता हूं। ये सर गैस कांस्टेंट आपने बताया था। हाँ सर गैस कांस्टेंट है ये सब। और एवोगाड्रो नंबर जो होता है उसकी यूनिट होती है मोल इनवर्स। तो अल्टीमेट है ना, कैपिटल R अपॉन एन ए, इसकी जो यूनिट बचेगी वो जूल पर केल्विन बचेगी, जूल पर केल्विन, बस। तो अगर आपको यूनिट की जरूरत हो तो इससे काम चला लेना। और क्वेश्चन में और कुछ पूछा होगा तो बेटा मैं तभी देख पाऊंगा जब क्वेश्चन मेरे सामने होगा। सर उसमें डायमेंशन सर मैंने क्वेश्चंस तो भेज दिए। हाँ बेटा, मैं देख लिए तुम्हारी इमेजेस। अब ये बच्चे पूछेंगे कैसे, ये एक दिक्कत हो गई ऑनलाइन टेस्ट में। सर बस वो ऑर्डर नहीं है, मतलब जैसे एनालिसिस में था ना कि क्वेश्चन 18 दे दिया पहले, फिर 12 दे दिया, तो हाँ, अनऑर्डर्ड है वो। हाँ। मतलब भेज तो सारे दिए।
अब आप लोग देख लो, आपके क्वेश्चन नंबर बता दूं? बेटा है ना, पता है ग्रुप डिस्कशन में है ना, सब एक साथ चले तो अच्छा है। चलो एक तरीका है मेरे पास, अब चूंकि इमेज ग्रुप पर आ गई है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं ना आपको क्वेश्चन याद दिला देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन था, अगर आपको डाउट पूछना है तो यस और नो बोल देना। एक क्वेश्चन है, जैसे सबसे पहले ये इक्वेशन लिखा हुआ है P + A/V², ये मैं शायद क्लास में करा चुका, = कांस्टेंट। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, तो उसने कहा यूनिट ऑफ A बताओ। तो ये डाउट आपको पूछना है क्या? नो सर। नो सर, नहीं पूछना। नो सर। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी v of wave produced in water depend on their wavelength, density and acceleration due to gravity। तो वेलोसिटी का अपन को फार्मूला निकालना है। वेलोसिटी जो है वो 3 चीजों पर डिपेंड कर रही है, लैम्बडा पर, रो पर और जी पर। तो ये वाला क्वेश्चन बताना है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एरिया, वेलोसिटी एंड डेंसिटी आर टेकन एन फंडामेंटल यूनिट, तो हमें फोर्स, यानी कि हमें फोर्स को एरिया, वेलोसिटी और डेंसिटी की टर्म्स में लिखना है। ये क्वेश्चन बताना है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिलेशन y = r sin ωt - kx, इसमें ओमेगा अपॉन k का डायमेंशन बताना है। ये क्वेश्चन पूछना है। यस सर, मेरे को पूछना है। बेटा सर मेरे को भी सर। चलो ठीक है, अब एक बार आप सारे लोग इसको देखो, मैं इसको फेयर लिख रहा हूँ, अभी तो मैंने रफ लिखा था, अब मैं इसे फेयर लिख देता हूँ, है ना। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है y = r sin ωt - kx। ओमेगा अपॉन k का डायमेंशन बताना है। बेटा क्वेश्चन में ये शायद मेंशन नहीं किया कि t क्या है और x क्या है, पर हम जानते हैं t टाइम होता है। आपको याद होगा मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो ब्रैकेट होता है, ये पूरा ब्रैकेट डायमेंशनलेस होता है, याद है मैंने बताया था? यस। यस तो सर। बेटा अगर ब्रैकेट डायमेंशनलेस है तो ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म आ रही है वो भी इंडिपेंडेंटली डायमेंशनलेस होनी चाहिए। यस सर। ये वाला स्टेटमेंट फिर से सुन लो और मुझे है ना तुरंत रिएक्ट करो, वरना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैंने कहा अगर ये पूरा ब्रैकेट डायमेंशनलेस है तो ये दो इंडिविजुअल टर्म्स भी डायमेंशनलेस होने चाहिए। यस और नो? यस सर। यस सर। तो बच्चा अगर ये दोनों डायमेंशनलेस हो गए इंडिपेंडेंटली, तो ओमेगा और टी का प्रोडक्ट डायमेंशनलेस तो तभी होगा ना जब ओमेगा का डायमेंशन और टी का डायमेंशन इनवर्स होगा। तो इसका मतलब ओमेगा का जो डायमेंशन है वो टाइम के इनवर्स आएगा, t-1। सिमिलरली k और x का प्रोडक्ट डायमेंशनलेस है तो k का डायमेंशन x के डायमेंशन के अपोजिट आएगा। x का डायमेंशन होता है L1, तो k का डायमेंशन होगा L-1। अब आप ओमेगा बाई k निकाल लो, तो ओमेगा बाई k आएगा t-1 अपॉन L-1। तो ये ऊपर जाएगा L1 t-1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। सर मैंने एक फोटो भेजी आपको सर, वो मेरा डाउट है। बेटा ये तो अब सारी आ जाएंगी, मेरे पास सारी फोटो है, तो इसी तरह से चलते हैं, है ना। आपका डाउट इसमें अपने आप आ जाएगा। हाँ बच्चों ये क्लियर, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके वो बोल्ट्जमैन वाली ऊपर है ही नहीं, स्क्रॉल अप करने के लिए कुछ है ही नहीं, जो भी है वो यहीं पर है सारा। ये लो, नहीं सर, वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मेरे को नोट करना है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिखना है, चलो लिख लो। बच्चों इतने आप नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार पहचान लो, मैं बता देता हूं। उसने एक है ना वेलोसिटी का इक्वेशन दिया है, a/t + bt अपॉन t² + c। ये इक्वेशन दिया है, v =
a बाई टी प्लस बी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस सी। ये अब उसने कहा है ए और बी और सी का डायमेंशन बताइए। v वेलोसिटी है, t टाइम है। क्या ये क्वेश्चन आपको पूछना है? नो सर। नो सर। नो सर। पक्का? चलो No, sir. मैं आगे बढ़ता हूं। अब नेक्स्ट स्नैप, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी हुज डायमेंशन आर m1 l2 t minus 2? पूछना है, वर्क होता है यार ये तो, इसमें क्या बताना है? नो सर। हाँ, द डायमेंशन ऑफ टॉर्क, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी नहीं बता रहा। डायमेंशन ऑफ टॉर्क हम जानते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेशन फॉर टाइम इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। बेटा टाइम जो होता है ना, टाइम, उसको आपको कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट h और स्पीड ऑफ लाइट c की टर्म्स में लिखना है। क्या ये क्वेश्चन बताना है? नो सर। नो सर। नो सर। ये बाकी लोगों को नो बोलने में दिक्कत हो रही है भैया, मैं बुलवाऊं क्या नो? ओ भैया सारे लोग रिएक्ट किया करो फटाफट। सर नो डाउट सर। हाँ वैसे है नो ना, डाउट। मुझे इंतजार तो उसका रहता है जिसको यस बोलना हो, तो यस वाला जल्दी बोल देना, नो नहीं बोलोगे तो मैं नो ही मानूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम्स इज गिवन बाय, एक है ना एफ का वो दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ई की पावर को बोलते हैं, बहुत छोटा है, माइनस एक्स क्यूब अपॉन अल्फा की एक्स। बेटा ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोलना क्या लिखा हुआ है आपके पास, क्लियर हो तो? सर एक्सपोनेंट के अंदर लिखा हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, सॉरी अल्फा के, सर उसके अल्फा बाद के टी, अल्फा के टी। हाँ सर अल्फा के टी, यस सर। हाँ, वेयर एक्स डिस्टेंस है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, अल्फा बीटा कांस्टेंट है, तो हमको बीटा की डायमेंशन बताना है। सर तो ये बच्चा आप करवा दो क्योंकि मैंने यस हाँ, यस, ये मेरा भी डाउट है। ये क्वेश्चन अच्छा भी है, अच्छा भी है, बहुत अच्छा है बच्चा। ये ई एक्स पी लिखा है ना, ये ई की पावर को लिखते हैं ऐसे, है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा बीटा ई रेज टू द पावर माइनस, और ये ब्रैकेट में है, सॉरी माइनस तो अंदर था, ये मैं ऐसे खैर माइनस बाहर भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बच्चों, आपको याद होगा मैंने बताया था, जो पावर होता है, एक्सपोनेंट होता है, वो हमेशा डायमेंशन लेस होता है, तो हमारा ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस होगी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी ये डायमेंशन लेस होगा, यानी कि 0 0 0, इट मस्ट बी डायमेंशन लेस। अब इसका x की डायमेंशन बेटा क्या आएगा, एल स्क्वायर आएगा, L2 आएगा ना, x L होता है तो x स्क्वायर आएगा L2। अल्फा मुझे कैलकुलेट करना है बेटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अलग से निकाल ले, तो मैंने आपको जूल पर केल्विन बताया ना, तो जूल पर केल्विन के अकॉर्डिंग इसका डायमेंशन होगा m1 L2 T-2, ये तो जूल होता है, और k -1, तो ये पूरा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन मैं नीचे लेकर जा रहा हूं, है ना, तो यहाँ पर k है ना, यहाँ पर k है, तो बच्चा k का डायमेंशन लिख दो, m1 L2 T-2 k -1, और एक टाइम बचा, टाइम लिख दो T1, इसको 0 0 0 के इक्वल कर दो। बच्चे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा की डायमेंशन निकाल कर दो, मुझे अल्फा चाहिए। चलो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो और अल्फा निकाल कर दो, ये m ऊपर जाएगा, m -1 आएगा, l इधर से तो कैंसिल हो गया, तो बस कैंसिल का मतलब कैंसिल ही हो गया, l तो 0 ही आएगा, है ना, और t -2 और +1, तो -1 नीचे आएगा तो ऊपर जाकर +1 हो जाएगा, और k नीचे
-1 है तो के ऊपर जाकर +1 हो जाएगा। बच्चे एक बार चेक कर लो, मुझसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। नहीं correct सर, मेरा सही भी है। यही correct No, है। sir. यस सर सही है। The same. बच्चों अल्फा निकाल लिया मैंने, अब मुझे बीटा निकालना है। तो आगे सुनिए, आपको याद होगा मैंने बताया था ये पूरा जो एक्सपोनेंट होता है ये डायमेंशन लेस होता है, करेक्ट? तो बच्चों अगर ये पूरा टर्म डायमेंशन लेस है तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा का डायमेंशन इस फोर्स के डायमेंशन के इक्वल आएगा ही आएगा। बेटा इसका डायमेंशन और इन दोनों का प्रोडक्ट का डायमेंशन सेम होगा तभी तो बात बनेगी, क्योंकि ये खुद डायमेंशन लेस है। यस सर। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा इन दोनों का डायमेंशन का प्रोडक्ट फोर्स की डायमेंशन के बराबर आएगा। फोर्स होता है m1 l1 t-2। और बेटा आपको बीटा का डायमेंशन अगर चाहिए तो फोर्स के डायमेंशन में अल्फा के डायमेंशन से डिवाइड कर दो, और अल्फा अपन निकाल लिए ऊपर m-1 l0 t1 k1। तो इसे सॉल्व करने पर ये आ जाएगा m2 l1 t-3 और k-1। बच्चे एक बार आंसर मैच करा लो बेटा। यस सर, मेरा भी यही आ रहा है। और एक्चुअल आंसर से मैच कराओ। ऋत्विक एक बार चेक करो बेटा, ऋत्विक वशिष्ठ। सर सेम है सर, दो यस सर आंसर। सेम है। चलो बड़ा हो गया, थोड़ा लेंदी हो गया, कॉपी करो इसे। सर मैं तो अभी मेरे ऐप में देख रहा हूँ सर, इसमें तो बीटा दे रखा है m² LT-4। यस सर, मैं भी वही देख सर रही थी, m आंसर स्क्वायर अलग t है। टी कितना दे रखा है? सर T-4। सर m स्क्वायर LT-4। और के नहीं है? नहीं सर। नो सर। सर चारों ऑप्शन में से किसी में भी के है ही नहीं। यस सर, चारों ऑप्शन में भी नहीं है के तो। फिर तो गलत हो गया यार ये, मतलब आंसर गलत लग रहा है मुझे। या फिर हम लोग रीड कर रहे हैं वो अल्फा स्क्वायर के टी। मुझे पता है ऊपर अल्फा एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब लग रहा है, पता नहीं ऐसा लग रहा है क्यूब है। मेरे में क्लियर नहीं आई है पिक्चर। नहीं सर, स्क्वायर ही है, मैंने भी आपको स्क्रीनशॉट भेजा है, उसमें भी देख ले सकते हैं। यस सर। सर मैं भी मैंने ऐप पूरा पे देख रहा हूँ। सॉल्यूशन भी भेजा है सर मैंने आपको। ग्रुप पर भेज दी ना। अल्फा के टी है अल्फा इंटू बीटा। देखो इसने बिल्कुल सेम मेथड से ही तो किया है। सर मैंने ग्रुप पे भी भेज दिया। सुनो, अरे यार गलती मिल गई ना, गलती मिल गई। बच्चा स्मॉल टी नहीं कैपिटल टी था, वो टेम्परेचर था, इसीलिए एक टी का लफड़ा आ रहा है और एक के का लफड़ा आ रहा है। वो दोनों लफड़े सही हो जाएंगे। देखो यहाँ पर, इधर देखो बच्चों, अभी कॉपी मत करो, मुझे पूरा चेंज करना पड़ेगा। ये स्मॉल टी नहीं था, ये कैपिटल टी था, यानी कि टेम्परेचर था, ये टाइम नहीं था। तो यहाँ पर हम केक की डायमेंशन तो हमने सही लिखा है, लेकिन यहाँ T1 नहीं आए, ये टाइम नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर K1 आएगा। अब बच्चों मैं जैसे यहाँ K करूंगा तो K-1 और K+1 0 हो गया है, और M1 L2 T-2 बचा ये। सुन रहे हैं? और अल्फा का फिर वैल्यू जो आएगा डायमेंशन वो बिल्कुल अलग आ जाएगा। अब देखो, अब अल्फा लिख रहा हूँ, पूरा ही चेंज करना पड़ेगा अपन को। तो अल्फा आएगा M-1, L कट गया और T+2। बच्चों अब तो कम से कम मेरे साथ चेक करते जाओ, है ना, कोई मिस्टेक मुझसे ना हो। के कैंसिल हो गया, M-1 और T2 आ गया। अब अल्फा का ये वैल्यू इसमें पुट करो। गलती मिल गया ना, M-1 L2। तो फाइनल आंसर में जो चेंज आएगा वो आएगा M2 L-1 और T-2 मिला। अब मैंने क्या बदतमीजी कर दी,
अच्छा m माइनस 1, अरे यार t स्क्वायर को l स्क्वायर लिख दिया, मैं भी कम नहीं हूँ, है ना, बड़े वाला हूँ। t स्क्वायर लिखना था, पता नहीं कहाँ से लिख दिया, इसको फिर से लिखता हूँ। तो ये आ गया m2, t माइनस 2 हो जाएगा ना ऊपर जाकर, नहीं t माइनस 2, t माइनस 2, t माइनस 4 हो जाएगा और l1 आएगा, करेक्ट। यस सर, यही करेक्ट आंसर दिया हुआ है। हाँ L1 और T माइनस 4। अरे वो मिस्टेक हो गई, हम लोग टाइम को, उसने T बोला ना सर, T है तो मैंने स्मॉल t लिख दिया, वो कैपिटल T था और कैपिटल T टेम्परेचर होता है बेटा। तो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, वैसे ही हमने किया, सेम टू सेम। डन सर। None, sir. डन डना डन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, ये हो गया। डाउट है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 5y, ये z स्क्वायर है या z क्यूब है भैया? Square is. 5 स्क्वायर है। y z स्क्वायर, मुझे सारे क्यूब दिख रहे हैं। x and z have dimension of ओहो यार, ये क्वेश्चन गलत आ गया, ये 12th का क्वेश्चन आ गया। सर मेरे को भी ये छोड़ना पड़ा था सर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायमेंशन नहीं पता थी। नहीं छोड़ना पड़ेगा, और अभी भी छोड़ना पड़ेगा, अभी भी नहीं बताऊंगा मैं। 12th का गलती से आ गया बेटा, दिस इज माय मिस्टेक। मैंने उस दिन क्वेश्चन पेपर बनाते वक्त ध्यान तो दिया था, पर ये मिस हो गया होगा, तो लीव इट, इसे छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैव डिफरेंट डायमेंशन। तो बच्चा मेरे पास अभी ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। यस सर। यस सर। मैं अभी बता नहीं पाऊंगा क्योंकि ऑप्शन यस रिक्वायर्ड सर, है। बन गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर थ्री फंडामेंटल कांस्टेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीस हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो इसका मतलब आपको है ना, हाँ ये हो गया है। यस सर, ये हो गया था सर। हाँ बेटा, वो स्टूडेंट जरूर मेंशन कर देना जिसको डाउट पूछना है, वरना वो रह जाएगा, बाद में नहीं बताऊंगा मैं। सर इसमें न्यूटन वाला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही था ना? हाँ हाँ, वही कैपिटल जी है बेटा, सिंबल से ही पता लग रहा है। ये यूनिवर्सल, हाँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसने इसको न्यूटन लिख दिया गलती से। A gas bubble from explosion under water oscillate with a period of oscillation this, ये वाला पूछना है। मुझे लग रहा है ये तो सब बन ही गए होंगे आपसे। सर ये मेरा नहीं बना था सर। अरे ऋत्विक, कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा बेटा, वरना तो देख क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाकी सारे बनाए, पावर निकालनी है अपन को। सर इसमें हमको ऑक्सीलेट मतलब 1/t को लेना था ना? एक मिनट, नहीं, ऑसिलेशन विद ए पीरियड, पीरियड बेटा टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड टी होता है, 1/t नहीं होता, वो फ्रीक्वेंसी होती है। सर ये हो गया था। आगे पढ़, नहीं इसको ऋत्विक की हेल्प कर रहा हूँ, ऋत्विक पूरा पढ़। अंडर वाटर ऑसिलेट्स विद ए पीरियड, पीरियड का मतलब टाइम पीरियड, तो टी जो है वो t1 आएगा, t-1 नहीं आएगा। सर मैंने t1 से करके देखा था सर, नहीं हुआ सर। तो मुझे सॉल्यूशन सेंड करना, मैं अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है सर, मैं बाद में बताऊंगा, हाँ गलती मिलेगी तब बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स आर टेकन एंड फंडामेंटल क्वांटिटी। तो मास, लेंथ और टाइम को, ये तो मैं क्लास में करा चुका शायद, है ना, वैसा ही क्वेश्चन है। यस सर, हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेसिस्टिव फोर्स ऑन ए वेरी हाई वेलोसिटी ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया पासिंग थ्रू ए गैस ऑफ डेंसिटी, ये भी बन गया होगा। Yes, sir. यस सर। है ना। इसके बाद है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन इन टर्म्स, ये v दिया हुआ है 80 प्लस b अपॉन t प्लस c, ये भी बन गया होगा। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, ये भी नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। फिर फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को बेसिक क्वांटिटी मानकर एनर्जी निकालना, ये भी बन गया होगा। यस सर। Yes, sir. दिया हुआ है, फॉर ए बॉडी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो t दिया हुआ है, नहीं x दिया हुआ है 80 स्क्वायर प्लस b,
फिर वो कह रहा है ए और बी कांस्टेंट है, तो अंडर रूट ए बी का डायमेंशन निकालना है। बना या नहीं यस बना? सर, बन गया था यस ये। सर, बन गया था। बन गया तो सर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल आर इज गिवन पीवी अपॉन एनटी, वेयर पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम। ये बन गया? यस सर। यस वेरी सर, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। ये भी ऑप्शन से पता लगेगा, मैं नहीं बताऊंगा। एक्सप्रेशन फॉर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन फॉर टाइम इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बेटा टाइम को आपको है ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट और सी में लिख रही। क्वेश्चन रिपीट हुआ है ऐसा लग रहा है अभी थोड़ा यस ना, सर, 2-3 क्वेश्चन पेपर में ना, दो तीन पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुए थे। रिपीट हो गए क्या? ओहो, चलो अब है ना और केयरफुली बनाऊंगा यार, पता नहीं गलती से आ गया। और है ना एक मैसेज भी देना है बेटा, कल आपका टेस्ट नहीं ले रहा। कल मेरे है ना बहुत सारे टेस्ट है, 3-4 टेस्ट है शेड्यूल, और आपके है ना मुझे मैथमेटिकल टूल के क्वेश्चन भी नहीं मिल रहे इसमें अपने सॉफ्टवेयर में, तो मुझे क्या अलग से कुछ करना पड़ेगा जुगाड़। तो एक पीडीएफ के थ्रू टेस्ट लेने का सोचूंगा मैं। तो कल तो नहीं ले पाऊंगा, तो कल आप फ्री है, आप ऐश कीजिए, है ना, मस्ती कीजिए। मतलब मेरी तरफ से तो कोई काम नहीं है, बाकी आप अपने पर्सनल असाइनमेंट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सरफेस टेंशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लैंक कांस्टेंट वर टू बी टेकन एज फंडामेंटल यूनिट। सर हो गया था। हो गया था सर। फिर वो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वेलोसिटी, एरिया sir. और फोर्स की टर्म्स में यंग्स मॉडुलस को बताना है। ये भी हो गया? यस सर। यस सर। यस सर, हो गया। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, मोमेंटम, एरिया और टाइम को फंडामेंटल लेकर हमको एनर्जी बताना है। ये भी हो गया होगा ना हो गया यार? यस ये सर, हो गया। यार ये sir. पूरा टेस्ट पेपर तो एक ही तरह के क्वेश्चन आए थे, वो सारे वो हाँ, सर, रिलेशन मेरे को निकालने भी वाले। यही लग रहा था। यस सर, यस सर। बेटा डायमेंशन में और कुछ होता नहीं है, क्या करे। ये अभी आप जो पढ़ रहे हैं ना बेटा, बहुत प्राइमरी चैप्टर्स है, इनमें ज्यादा अच्छे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जब आप मोशन पर आओगे ना, तब देखना मैं कितनी वैरायटी दूंगा आपको। तो फिजिक्स अभी स्टार्ट ही कहाँ हुआ है यार, अभी तो हम लोग फिजिक्स के टूल्स पढ़ रहे हैं। चलो, तो ये टेस्ट पेपर डिस्कस हुआ। फटाफट एक काम करो, आज ही अभी अभी निपटा दो। तो आप है ना वो निकाल लो असाइनमेंट। असाइनमेंट अपने इसी ग्रुप पर भी है ना, वो टेलीग्राम पर, तो मैं वहीं से खोल लेता हूँ। तो 11 तक हो गए ना अपने? सर पूरे हो गए ना? नहीं सर, हमको 0 से करना है। अभी तक एक भी क्वेश्चन डिस्कस अच्छा नहीं हुआ। zero से चलो zero चलो से। चलो ठीक है, आपको यस और नो बोलना है ना। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। यस सर। सेकंड, हो गया, हो गया। थर्ड, हो गया। हो गया, हो गया सर। हो गया। हो हो गया गया सर। सर। यस सर। हो गया सर। अरे फिफ्थ में कुछ मिस प्रिंटिंग है ना, सीएससी गलती से लिखा, कोसेक होगा ये। यस सर, वो तो Yes, समझ sir. में आ गया हो था। गया। समझ में आ गया? मुझे समझ आ गया। ओके, 6, हो गया था सर। हो गया। हो गया सर। 1, हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। अब ये सब्स्टिट्यूशन से करना है। 8th, सर, हो गया सर। अच्छा 8th में तो इसने खुद ने बता रखा है आपको सब्स्टिट्यूट किसे करना है। यस तो सर। आपकी हेल्प हो गई, वैसे बताया नहीं जाता, पर अभी आप बच्चे हैं इसलिए बता रहे हैं। 9th, हो गया सर। हो गया। हो गया भैया सर। हो गया वाले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं हुआ हो ना वो ध्यान रखना, वरना ये हो गया वालों के चक्कर में गड़बड़ हो जाएगी और छूट जाएगा। 10, हो गया सर। Yes, सर, हो sir. गया। 11, हो गया। Yes, sir. हो गया सर, हो गया। 12, वो भी Done, हो sir. गया सर। हो गया सर। 13, हो Done, गया sir. सर। हो गया। 14, हो गया सर। Sir. क्या हो गया बात है यार, अब तो सब कुछ हो गया। 15, हो गया सर। ये भी कर लिया, एरिया निकाल लिया। 16, हो गया सर। हाँ बोल। सर मेरे को सर 15th में डाउट है सर, 1 मिनट से मैं चेक कर लेता हूँ। 15 में डाउट है क्यों? y इज इक्वल टू 2x और एरिया निकालना है आपको 0 से b, तो आप इंटीग्रल y dx कर दो। नहीं है सर, सॉरी हाँ, सॉरी। नहीं है ना। हाँ 16, हो गया सर। हाँ सर। हो गया सर। 17, हो हो गया गया सर। सर। 18, सर ये नहीं है। 18 में तो फंसे होंगे पक्का, ये मैं सर ये समझ नहीं गया। हुआ। 18 में फंस गए होंगे बेटा। एक्चुअली इसका इंटीग्रेट करने के लिए है ना, हमें ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर एक्स को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते,
तो इसे हमें सर ना cos 2x वाला उससे हो 1 जाएगा। माइनस cos 2x बाई 2 लिखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर एक्स का एक फार्मूला होता है, मतलब cos 2x का एक फार्मूला होता है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इससे साइन स्क्वायर एक्स निकाल कर यहाँ पुट करना पड़ेगा और अब आपको इंटीग्रेट करके फिर लिमिट लगानी है। अभी कर लो, चलो करो। सर सबके आंसर्स आप लास्ट में बता दोगे ना? अब कौन बताएगा आंसर? सर लेकिन फिर चेक कैसे कर पाएंगे कि हमने आंसर सही निकाले? चल मुझे अभी, चलो तुम इसको सॉल्व करो, मैं अब बताता हूँ आंसर आपको, है ना। वैसे तो यार आंसर बताने का तरीका वही था कि मैं ही सॉल्व फटाफट कर देता, पर अभी बता देता हूँ, है मेरे पास। बना? बच्चों आवाज आ रही है? सर आ रही है। यस आ सर। गया। सर बस बन गया, बस सर 1 मिनट। बच्चों बहुत टाइम हो गया। सर आंसर आ तो गया लेकिन मुझे पता नहीं है सही है कि गलत। हम बता देंगे। सब π/2 आ रहा है मेरा तो। देखो पहला ये है ना 1/2 को तो मैं बाहर ही ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन के अंदर 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है cos 2x, cos का इंटीग्रेशन cos 2x का sin 2x होगा और 2x के इंटीग्रेशन 2 से डिवाइड करेंगे इसे। यस सर। और लिमिट क्या लगानी है इसमें? 0 से पाई, है ना। यस सर। तो बेटा ये 1/2 तो बाहर ही छोड़ दो, पहले x की जगह पाई रखो, तो पाई माइनस साइन 2 पाई। बेटा साइन 2 पाई 0 होता है तो मैं 0 लिख देता हूँ।
फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x को 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 आएगा, x भी 0 हो जाएगा, साइन 0 भी 0 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर आंसर π/2 आएगा बस। सर करेक्ट है। चलो वेरी गुड। आगे एक बार पहले असाइनमेंट पूरा कर लें, फिर आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है? ओके सर। हाँ बेटा चलो आगे चलो। 19 बच्चे जवाब दो। सर डाउट है। डाउट है, ओके। सर 20th में मेरे को सर सी पार्ट करेक्ट लग रहा था तो मैंने डायरेक्ट वही कर हीरो लिया। अभी 20th पर नहीं पहुंचे, अभी हम 19th पर है। ओके सर सॉरी मेरे को लगा 20th। ये कह रहा है I इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस फाइ 0 से 2π, है ना बेटा? ये वैल्यू निकालना है हमें डी थीटा, और थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। फाइ कोई कांस्टेंट है बेटा। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, और ये इनर फंक्शन थीटा प्लस फाइ है ना, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा तो 1 से डिवाइड करेंगे बस, और लिमिट लगा देंगे 0 से 2π। माइनस कॉमन ले लो तो अंदर आप थीटा को पहले 2π पुट करेंगे, फाइ को फाइ रहने देंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, थीटा को 0 करेंगे तो 0 प्लस फाइ बेटा ओनली 5 बचेगा माइनस। अब आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओ और बताओ cos 2π प्लस थीटा कितना होता है बेटा, बताओ। सर cos थीटा, सॉरी सर cos फाइ। बेटा 2π के बाद तो वापस से सेम वैल्यू आ जाती है ना, आपको याद होगा मैंने बताया है। यस सर। 360, हाँ। तो cos फाइ माइनस cos फाइ, तो बेटा अल्टीमेट फाइनल आंसर अपना 0 आ गया। ओके तो सर। आंसर डी आएगा, ऑलवेज 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ फाइ, है ना? ओके सर। वेरी गुड। 20th बोलो अब। 20th अच्छा डाउट है मेरे को। डाउट है। हाँ बेटा, x इज इक्वल टू x1 आपको दे रखा है 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी। बच्चा इसको, सॉरी प्लस का है, मैंने प्लस क्यों लिखा? एंड है, एंड। यस सर, एंड x2 इक्वल्स टू x2 4 cos ओमेगा टी। तो बेटा x1 बाई x2 तो हमारा 10 ओमेगा टी आएगा, तो इंडिपेंडेंट और टाइम नहीं आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है ना? पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। और सी ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हो, x1 बाई 3 साइन आएगा तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाएगा। yes, तो ये sir. तो कंफर्म है, सी ऑप्शन तो पक्का सही है और ए ऑप्शन पक्का गलत है। अब बाकी दो ऑप्शन बचे वो हमें चेक करने हैं, है ना? एवरेज वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। बेटा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर आएगा 9 साइन स्क्वायर ओमेगा टी 16 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और इसकी एवरेज वैल्यू हाफ होती है, इसकी भी हाफ होती है। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, अभी आपको तो मैं बाद में बताऊंगा। तो 9/2 प्लस 16/2 25/2 आएगा इसका आंसर 12.5। तो बी ऑप्शन भी सही आ रहा है। और एवरेज वैल्यू ऑफ x1 इंटू x2 बेटा आपको तो शायद नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा आगे वाली चीजें हैं, इतना तो डिटेल अभी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 12 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको 6 साइन 2 ओमेगा टी लिख सकता हूँ। एवरेज वैल्यू इस फंक्शन की हमेशा 0 होती है। तो बेटा इसमें 3 ऑप्शन सही है, ए गलत है, बी सी और डी तीनों सही है।
और आप है ना अभी एवरेज वैल्यू वाली चीज छोड़ दो, अभी बेटा फिजिक्स में आपको आगे भी जाकर बहुत कुछ सीखना है ना। तो अभी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालना बताना हूँ, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बस मुझे डर इसी बात का है कि थोड़ा बर्डन ना पड़े, वरना इंटीग्रेशन होता है वैसे थोड़ा सा बर्डन पड़ जाएगा आपके ऊपर। तो मुझे डाउट ही इस क्वेश्चन में इन तीनों ऑप्शन की वजह से था। तीनों नहीं, दो, थर्ड तो सी सॉरी तो सॉरी वैसे दो। ही निकल रहा है। हाँ यस सर, बी और डी। सर मेरे को भी बी और डी का ही था। हाँ तो बेटा बी और डी अभी रहने दो, आपको बाद में हम जरूरत पड़ेगी ना तब बताएंगे बेटा, अभी से बहुत ज्यादा बर्डन भी हो जाएगा और भूल जाओगे आप सब चीज। अब आंसर नोट करो, चलो आंसर नोट करो। फर्स्ट का आंसर है x³ माइनस x² प्लस x प्लस सी। सेकंड का आंसर है x³ 3/2/3 प्लस 2√x प्लस सी। थर्ड 3/4 x⁴ प्लस 3/2 x⁴ प्लस सी। फोर 10x डायरेक्ट याद करना होता है, sec² x का इंटीग्रेशन 10x होता है। इसका माइनस cot x डायरेक्ट याद रखना है आपको, इन्हें सॉल्व नहीं करना था, ये भी डायरेक्ट याद करना है आपको, और ये सॉल्व करना था तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, प्लस सी सब में लगाना चाहिए आपको, है ना। एट्थ आएगा -1/4 cos 2x² प्लस सी। नाइन्थ 1/2 sec 2t प्लस सी। आप नोट कर रहे हैं? यस सर। 10th 3/2 माइनस x। 11 माइनस cos 8z माइनस 5 डिवाइडेड बाय 8 प्लस सी। 3π/2। 24 e-1 b² b²/4 प्लस b। टू 5/2 अभी बताया ही था आपको। 19th का d, 20th का BCD। सर मेरा एक गलत हो गया। सर मेरा भी बस एक ही गलत है। सर Very फिफ्थ good. क्वेश्चन में, सर आप बता सकते हो क्या, फिफ्थ क्वेश्चन में मैंने उसको फॉर्मूले से किया cos² x को, तो उससे मेरा आंसर आ रहा है sin 2x/4 प्लस x/2। बेटा कोसेक है ना वो, आप कोसेक ही बता रहे थे ना वो। सर cos² x का इंटीग्रेशन है। cos² है, कोसेक है वो। सर एक मिनट। cos² x नहीं होगा, कोसेक x होगा बेटा वो। सर cosec² x है सर। हाँ cosec² x था। Square x. तो बेटा ये यस सर, मैं डायरेक्ट याद कंफ्यूज हो रखना है, गई। डायरेक्ट याद रखना है ना। इसको ओके सॉल्व सर। नहीं करना, हाँ इसको याद रखना है आपको। चलो बढ़िया हो गया काम, जय श्री राम। तो बच्चा एक काम करते हैं, फिर आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं। अभी कल कोई टेस्ट भी नहीं है, असाइनमेंट मैं सेंड कर दूंगा एक और, वो कर लेना, और हम मंडे से पक्कम पक्का वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये
ओके सर। मंडे नहीं, ट्यूसडे से हम पक्का वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके फिजिक्स सर। काफी हद तक यहीं से शुरू होगी, ये मानकर चलो वेक्टर बहुत काम आता है। हालांकि ये भी ऐसा चैप्टर है जो आगे चैप्टर्स के लिए पढ़ते हैं, पर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोशन में भी काम आएगा। तो आज का लेक्चर स्टॉप कर दें, है ना? असाइनमेंट सेंड Okay, कर दूंगा, sir. चेक कर लेना आप। हाँ, दोनों जगह दे देता हूँ, आजकल ऐप में भी डाल देता हूँ और ग्रुप में भी भेज देता हूँ मैं, तो आप देख लेना। Okay, sir. Bye, sir. बाय।